नमस्कार मित्रों, वंदे मातरम, वंदे गौ मातरम। आज एक कोई कारणवश वीडियो बनाना पड़ रहा है गौमूत्र के विषय में। 3-4 दिन से बहुत ही भ्रम फैलाया गया कि गाय माता का मूत्र बहुत हानिकारक है और पराकाष्ठा तो देखिए, भैंस का मूत्र उसके सामने लाभकारक है, उससे उससे ज्यादा अच्छा है। कोई एक चीज को कौन से एंगल के दिखा करके कितना हानि पहुंचाया जा सकता है, उसका ये श्रेष्ठ उदाहरण है। मेरी एक विनती है कि सभी पक्ष को देखे बिना कभी भी कुछ नहीं बोलना चाहिए, चाहे वो वैज्ञानिक हो, चाहे सामान्य व्यक्ति हो, चाहे भारतीय कोई भी सभ्य हो। तो गाय आधारित जो हम स्वास्थ्य की बातें कर रहे हैं, हजारों साल से गौमूत्र को आयुर्वेद में महाऔषधि बोला गया है और उसके गुण के साथ डिटेलिंग में बताया गया है कि किस प्रकार वो काम करता है। वात और कफ के सभी रोगों में वो कार्य करता है। उसको लेने की गतिविधि बताइए। 5000 साल पहले बोला आंवला ऐसा है, तो आज भी ऐसा ही है, ठीक है ना। और आज भी आंवला आप वैज्ञानिक तरीके से प्रूव हो रहा है कि किस प्रकार आंवला हमारे शरीर के लिए अच्छा है। उसी प्रकार हमने भी कई साल गौमूत्र के अंदर काम किए, कई संस्था ने काम किए हैं, उसको वैज्ञानिक तरीके से अभी अभ्यास किया है। आयुर्वेद पक्ष को भी हमने देखा है। सभी पक्ष को देखने के बाद कुछ निचोड़ पे आया है। तो एक बड़ी बातें फैलाई गई कि गौमूत्र के अंदर हानिकारक बैक्टीरिया है, नहीं पीना चाहिए, ऐसा वैसा। तो सच में मैं बताऊं, टोटल प्रोफाइल करनी चाहिए आपको। अगर वैज्ञानिक पक्ष ही समझना था तो गौमूत्र के टोटल प्रोफाइल करके देखते जा। सिर्फ बैक्टीरिया क्यों देखा? टोटल प्रोफाइल का मतलब है, देखिए जैसे हमने 300 गायों के गौमूत्र को सेपरेट एनालिसिस करवाया था। उसके अंदर हर एक गाय के गौमूत्र का पीएच कितना है, उसकी इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी कितनी है, उसके अंदर नेचुरल फॉर्म के अंदर स्टीरॉयड है, कॉपर है, मैंगनीज है, जिंक है। आधुनिक विज्ञान के हिसाब से जितनी भी एलोपैथिक आज दवाई बन रही है, उसमें जो कंपाउंड उपयोग होते हैं वो नेचुरली गौमूत्र के अंदर कम या ज्यादा मात्रा में है। सबसे इंपॉर्टेंट 8.5 से ज्यादा पीएच है। 300 गायों के एनालिसिस के ऑलमोस्ट सभी गाय के 8.5 से प्लस है। तो शरीर अपने आप अल्कलाइन रहेगा, अपने आप बहुत सारे रोगों से दूर होगा। अल्कलाइन पानी के नाम से लाखों रुपए का व्यापार चल रहा है, कुदरती स्वरूप में गौ माता गौमूत्र के स्वरूप में देती है। तो इस प्रकार डिटेल में अभ्यास होना चाहिए। जैसे गौमूत्र के अंदर बोला स्वर्णक्षार आयुर्वेद में, तो आज का विज्ञान के हिसाब से हमने एनालिसिस करवाया, जिसके अंदर गोल्ड के पार्टिकल्स है, इसके अंदर सिल्वर के पार्टिकल्स है, और आयुर्वेद कहता है स्वर्णक्षार है। पानी का एनालिसिस करा लीजिए जो गाय माता पी रही है, जो चारा खा रही उसका एनालिसिस करा लीजिए, उसके अंदर गोल्ड के पार्टिकल्स नहीं है। अभी गौ माता की शरीर की रचना ईश्वर ने कुछ ऐसी बनाई, पता नहीं क्या है। उसके गौमूत्र, दूध, गोबर, सब में ये सारी औषधीय प्रवाह कम या ज्यादा मात्रा में अलग अलग प्रकार के आते हैं। गोल्ड के पार्टिकल्स आते हैं, सिल्वर के पार्टिकल्स आते हैं, और गोल्ड के पार्टिकल्स को आयुर्वेद में सुवर्ण भस्म कहते हैं। वो दुनिया की महाऔषधि बोला है। गौमूत्र के अंदर नैनो फॉर्म में है, सुपाच्य है, और गौमूत्र योग वाहिनी कहा गया है। आप देखो जरा कि समझ लीजिए कि हमने कोरोना में काम किया तो गिलोय को गौमूत्र के अंदर मर्दन किया तो उसका गुणवर्धन हुआ, नैनो फॉर्म में चला जाता है, और हमारे शरीर में दवाई को सेल्स लेवल तक पहुंचाने का काम करता है, योग वाहिनी का काम करता है। तो जिस औषधि के साथ मिलाई, आयुर्वेद में स्पष्ट लिखा है, उसके साथ मर्दन कीजिए, उसकी भावना दीजिए, तो उन औषधियों के जो जहरी तत्व है उसको कम करके अच्छे गुण को बढ़ाता है। इस लेवल तक अच्छे से वर्णन है। बड़ी से बड़ी जहरीली औषधि जो आयुर्वेद में वर्णित है, उसको भी मनुष्य के उपयोग के लिए गौमूत्र में सिद्ध शोधन करते हैं, भावना देते हैं, तो उपयोगी चीज हो जाती है। वहां कब विज्ञान पहुंचेगा मुझे पता नहीं है। तो बिल्कुल मैं इतना कहूंगा कि पहले विज्ञान ने कहा कि 5 कंपाउंड है, फिर 50, 100, आज 5100 कंपाउंड गौमूत्र के अंदर निकले। तो ये भैंस के अंदर भी नहीं है, बकरी के अंदर भी नहीं है, मनुष्य के अंदर भी नहीं है, दुनिया में किसी के भी मूत्र के अंदर 5100 कंपाउंड नहीं है। ये गौ माता का मूत्र है। तो ये टोटल प्रोफाइल चेक करना चाहिए था। तो मैं धन्यवाद कहूंगा जूनागढ़ कृषि यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक माननीय गोलकिया जी और माननीय उनके वाइस चांसलर तभी थे माननीय पाठक साहब जी, कि इन्होंने ये सहयोग किया, और दूसरी भी लैबों में हमने टेस्ट करवाया। तो ये सारी चीजें हमारे सामने आई है। तो जिन बंधुओं ने ये भ्रम फैलाने का प्रयत्न किया है, उनको मेरी विनती है कि आप इस प्रकार टोटल प्रोफाइल देखिए। ये रिपोर्ट मेरे पास है,
आकर के आप देख सकते हैं कि किस प्रकार हमने रिपोर्टिंग किया है, आप भी कर सकते हैं। तो सही चीज सामने आनी चाहिए, टोटल इवोल्यूशन आना चाहिए। वो एक चीज को पकड़ के किसी चीज को बदनाम नहीं करना चाहिए। और अगर एनालिसिस करना ही है तो 2-5 गाय और 2 नस्ल का कैसे चलेगा? भारत में 40 से ज्यादा नस्ल है, उसके सबके अभ्यास होने चाहिए। नॉन डिस्क्रिप्ट भी नस्ल है, उसका भी अभ्यास होना चाहिए। किस खान पान पे गाय का क्या असर है वो भी होना चाहिए। तो ये सारे अभ्यास के बिना ही बोलना बहुत बड़ी इनमैच्योरिटी है। तो बहुत ही अच्छे से इनको समझना पड़ेगा सबको कि इस प्रकार के भ्रम से बहुत लोगों को हानि हो सकती है, अच्छे आयुर्वेद से वो दूर जा सकते हैं। तो सबको संजीदा और गंभीरता से काम करना पड़ेगा। गौ विज्ञान अनुसंधान देवलापर, तो वहाँ पे सुनील मानसिंघा जी से लेके पूरी वैज्ञानिकों की टीम ने मिलकर बहुत अच्छे से अनुसंधान किए। 5 से ज्यादा पेटेंट उनके गौमूत्र के ऊपर है। एंटी कैंसरस बताया गया है, उसके अंदर बहुत सारे रोगों को शमन करने का जो गतिविधि है वो साइंटिफिकली प्रूव है। तो उनसे भी जाके चर्चा करनी चाहिए। इसी प्रकार कई वैद्यों ने काम किया है। गुजरात में दमनिया साहब है, महेंद्र साहब है, निकुंज भाई है, इसी प्रकार हितेश भाई, चिराग भाई। हमने कोरोना में लगभग 15 से ज्यादा, दिनेश भाई, 15 से ज्यादा वैद्यों का यहाँ पे लाभ मिला है। और उन वैद्यों ने जो गौमूत्र का अनुभूति किया है गजब है। तो उन लोगों ने तो उल्टा कोरोना में हेल्प किया, तो ये तो क्या उल्टी बात हो रही है। तो ये अच्छे आयुर्वेदाचार्य है जिन्होंने कोरोना में बड़ी प्रमाण में लाभ दिया है। तो ये सब भी अभ्यास में होना चाहिए। और रही बात पैथोजेंस की, चलिए ऑर्गेनिक की बातें अगर हम करते हैं किसान की, तो इसी में पैटर्न पे हम आपको गौमूत्र में समझाते हैं कुछ चीजें कि हमारे शास्त्रों में वर्णन है पंचगव्य का पान करना। तो पंचगव्य का पान उसके अंदर क्या होता है? तो गोबर, गौमूत्र, दूध, दही, घी, 5 गव्य जब एक साथ में मिलते हैं उसको पंचगव्य कहते हैं। तो गोबर के अंदर भी बैक्टीरियाज होते हैं, गौमूत्र में भी कम ज्यादा प्रमाण में होते हैं, दही के अंदर भी होते हैं। वो सब सम्मिलित करके पान करते हैं। तो एक एंटीबॉडी बनाने की प्रैक्टिस थी। उन पंचगव्यों में पैथोजेंस भी कुछ होते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल कहूं कि वैक्सीन कोई दे रहा है तो आप ऐसा बोलेंगे, अरे बाबा ये तो बहुत हानिकारक जीवाणु हमारे शरीर में इंजेक्ट कर रहे, नहीं बोलेंगे ना। यही विज्ञान है पंचगव्य, और यही विज्ञान है कभी पैथोजेंस भी हमारे शरीर में या आजू बाजू रहते ही है। और पैथोजेंस कहाँ नहीं है? अगर संशोधन करते तो आपके हाथ में भी होगा, आपके शरीर के पास भी होगा, आपके भोजन के पास भी होगा, आजू बाजू सब जगह पे पैथोजेंस मतलब शत्रु जीवाणु कम या ज्यादा मात्रा में होते हैं। पर वो सप्रेस फॉर्म में होना जरूरी है, ये बहुत जरूरी है मित्रों। तो जब पंचगव्य का पान करते हैं, गौमूत्र का पान करते थे, तो उसके अंदर यही वैक्सीन वाला टेक्नोलॉजी लागू पड़ता है कि समझ लीजिए आप फेमिलियर है उससे। जब समझ लीजिए आपने गौमूत्र का पान किया, चलो कोई जीवाणु है भी, या पंचगव्य का पान किया, कुछ जीवाणु है, तो वो जब आपके शरीर में जाता है तो आपका शरीर उससे फेमिलियर होता है, उसके साथ रहने का आदी हो जाता है, एंटीबॉडी बन जाती है। तो नेचुरली वैक्सीनेशन हर्ड इम्यूनिटी का काम होता है। तो माननीय मोदी जी और हमारे स्वास्थ्य मंत्री को मैं धन्यवाद कहूंगा इस बार जब कोरोना की बात आई, उन्होंने स्पष्ट कहा कि हमारी देश की प्रजा अभी इससे फेमिलियर है, कोई चिंता का विषय नहीं है। यही होता है हार्ड इम्यूनिटी। और चाइना ने बैन किया तो चाइना का क्या हालत हुआ आप देख सकते हैं। तो यही पद्धति हर्ड इम्यूनिटी की हजारों साल से भारत में सनातन परंपरा में चली आ रही है कि हर्ड इम्यूनिटी क्या है, आप आजू बाजू के पैथोजेंस है उसको सप्रेस फॉर्म में आपके साथ उसको रहने का आदत है ना, बस यही होता है। तो इस प्रकार कई प्रकार के औषधियों के वर्णन है शास्त्रों में। उन औषधियों के अंदर हमने भी प्रयोग किए हैं। 10 रोगों में हमें भी बहुत गजब के परिणाम मिले हैं कि गाय आधारित, कोई गौमूत्र आधारित है, कोई घी आधारित है, कोई दुग्ध आधारित है। तो अति सुंदर परिणाम है। और ये पूरे भारत ने इस बार देख लिया कि आयुर्वेद का कितना अच्छा परिणाम कोरोना और दूसरे रोगों में मिलना शुरू हुआ है। बड़ी जागृति का काम हुआ है। तो जिन बंधुओं ने भ्रम फैलाए उनको भी मैं विनती करूंगा कि आइए, समझिए, इस सच्चे विज्ञान को समझिए। और सनातन परंपरा में ये जो सारी बातें बोली उसको आज के विज्ञान के संदर्भ में एनालिसिस कीजिए कि उसके अंदर क्या लाभ मिल सकता है, और करना चाहिए। तो ही आप सच्चे वैज्ञानिक हैं। कोई आप कभी भी एक पक्षीय नहीं हो सकते। वैज्ञानिक हमेशा न्यूट्रल होना चाहिए। कंट्रोल प्रयोग करते तब क्या होते, न्यूट्रली प्रयोग होता है कि नहीं। तो उस प्रकार कंट्रोल प्रयोग होना चाहिए कि चलो पैथोजन किसी के शरीर में गया तो भी उसके क्या परिणाम आए, एंटीबॉडी बनी, कुछ दिनों के बाद बनी, क्या बनी। तो इस प्रकार काफी हमारा पुराना जो विज्ञान है आयुर्वेद के संदर्भ में और आज का विज्ञान का समन्वय करना है।
और हमें आगे बढ़ना चाहिए। तो ये हमें मिलके करना चाहिए। हाँ, एक चीज़ है कि गौमूत्र के बहुत सारे आयाम हैं। जैसे गौमूत्र का अर्क फॉर्म भी बना के कर सकते हैं, तो अति गर्म होता है, उसकी भाप बन के उसको डिस्टिलेशन करके फिर वो इवोपरेट होकर के जो आता है वो गौमूत्र का अर्क होता है। उसके अंदर तो पैथोजन का सवाल ही नहीं होता है। फिर आसव का एक फॉर्म होता है, फर्मेंटेशन करके करता है, उसका रेस्पिरेटरी सिस्टम में गजब के अंदर परिणाम होते हैं। इसी प्रकार उसकी भावनाएं दी जाती है, उसको कंसंट्रेट करके हमने कैप्सूल फॉर्म में भी लिया है। तो कई प्रकार के गौमूत्र को अलग अलग पद्धति से उपयोग कर सकते हैं। तो कौन सा स्वरूप उपयोग करना, किस प्रकृति वाले को उपयोग करना, वो मैटर करता है। मैं पीता हूं, मैं कच्चा ही गौमूत्र सीधा ऐसे ले लेता हूं। 7 कपड़े में छान के बताया गया है कि गौमूत्र को कैसे पान करना। सूर्योदय से पहले लिया हुआ का गुण अलग होता है, सूर्योदय के बाद का गौमूत्र का भी हमने एनालिसिस किया, वो भी अलग होता है। तो सच में आयुर्वेद ने बहुत साधना करके ये सब दिया हुआ है हमें। उसका ऐसे ही अपमान मत करे कोई भी, सब लोग चले। राम जी को भी माइथोलॉजी बोल दिया, और बोलने वाले हमारे ही लोग हैं। तो हम हमारा भारतीयपना दिखाए, मतभेद है चर्चा करें, खुले मन से चर्चा करें, न्यूट्रल चर्चा करें, और हम दिल से मिलके आगे बढ़े। तो गौमूत्र के विषय में अभी सभी जगह पे बहुत बड़ा भ्रम फैलाने का एक प्रयत्न हुआ, या अनजाने में हुआ, जो भी हुआ, सब लोग सुधार करें। बैठे चर्चा करनी, हम भी तैयार है, दूसरे लोग भी तैयार है, लेकिन कभी किसी चीज को ऐसे ही अपमानित नहीं किया जा सकता है जो हजारों साल से उसको श्रेष्ठ बोला है। तो हम लोग तो यहाँ पे बहुत बड़ी संख्या में गौ माताओं के बीच में ही हैं, और बिल्कुल गौ माता का आनंद हमें प्राप्त होता है कि किस प्रकार उसके द्वारा खेती करी जा सकती है। जैसे गौ कृपा अमृतम, तो बड़ी मात्रा में किसान हमसे जुड़े हुए हैं, और बड़े दिल से गाय आधारित कृषि के अंदर सर्वश्रेष्ठ परिणाम मिलता है। आज 5100 कंपाउंड गौमूत्र के अंदर है, 1200 कंपाउंड गोबर के अंदर है, जो विश्व में किसी के विष्टा के अंदर नहीं है। तो वो सब खा करके जो पौधा पकेगा उसकी तुलना कहाँ कोई जगह से हो सकती है केमिकल से। तो इस प्रकार की कृषि में भी अलग परिणाम मिलेगा, इस प्रकार के हमारे जीवन में आने से भी बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना है, हमेशा आधा अधूरा नहीं करना है। जैसे दूध को बोला है अमृत, लेकिन हम ज्यादातर लोग दूध को विपरीत विरुद्ध आहार के साथ ही ले रहे हैं। दूध को कोई सब्जी के साथ नहीं जमता, खाली परवल सब्जी, वो भी घी में बना है। तो दूध को कोई फ्रूट के साथ नहीं जमता है, सिर्फ आम, वो भी पका हुआ मीठा आम है। तो इस प्रकार गलत तरीके से लेने से भी फायदा नहीं मिलेगा। इसी प्रकार गौमूत्र को कफ और वात प्रकृति वाले ले सकते हैं, और बीच में ब्रेक भी देना पड़ेगा कुछ समय के बाद। लेकिन अगर बहुत ज्यादा पित्त जिसका हैवी है, वो आंख बंद करके गौमूत्र पिएगा तो उसको हानि थोड़ी हो सकती है। उसको भी लेने के तरीके हैं, जैसे दुर्वा के रस के साथ ले सकता है, दूसरे कॉम्बिनेशन के साथ ले सकते हो। इस प्रकार आयुर्वेद की भी एक बहुत बड़ी खासियत है, उन्होंने रास्ते बताए कि इस प्रकृति के वाले को लेना है तो कैसे बैलेंस कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, तो हमें मिल के चलना है। तो जो भी बंधु है सब लोग मिलके चले, और जो भी लोगों को मन में भ्रम पैदा हो रहा है कि नहीं गौमूत्र का ये होगा, आज ये होगा, नहीं, कोई चिंता का विषय नहीं है। हमेशा स्वस्थ गाय का गौमूत्र, और जिसको पित्त की प्रकृति उसको हमने बताया उस हिसाब से। तो स्वस्थ गाय जिसको अच्छा भोजन मिलता हो, जिसकी अच्छी से ध्यान रखी जाती है, उसके गौमूत्र में, उसके दूध में उसके रेसिड्यू आते हैं जो हम औषधि खिलाते हैं, घास खिलाते हैं। तो बिल्कुल स्वस्थ गाय का और प्रकृति अनुसार हमें उपयोग करना ही चाहिए। गौमूत्र, गोबर, दूध, ये सभी का अपना एक वैज्ञानिक महत्व है, और उसके अंदर हम डीपली काम कर चुके हैं। और आनंद कृषि यूनिवर्सिटी, जूनागढ़ कृषि यूनिवर्सिटी और इस प्रकार के कई वैज्ञानिक उसमें जुड़े हुए थे, उन लोग ने भी मदद किया है, अलग अलग लैब में हमको मदद किया हुआ है। तो वो सभी लोगों को मैं धन्यवाद कहूँगा कि उनकी वजह से आज मैं इस बात को रख पा रहा हूँ। तो बिल्कुल मैं उन सभी वैज्ञानिक और आयुर्वेदाचार्य की जिन्होंने इस प्रकार के ज्ञान मिले, संत लोगों की जिन्होंने इस प्रकार के ज्ञान दिए, तो सभी लोग खुला मन के साथ सभी चीज को इवोल्यूशन करें और अच्छी चीजों को हम आगे बढ़ाएं। तो मिल के आगे बढ़ना है, आंख बंद करके पुरानी चीज का या नई चीज का विरोध नहीं करना है। अच्छी चीज को, पक्ष को देखिए, उसको टंटोलिए। आज मैं कहूंगा कि आधुनिक दवाइयों में हर 10 साल के बाद कुछ आएगा कि इसका तो ये साइड इफेक्ट है, इसको तो ये साइड इफेक्ट है, तो हम क्या उसके विरुद्ध में बोलते हैं ऐसे आंख बंद करके? तो उसका भी अभ्यास होता है ना, कंट्रोल प्रयोग। उसी प्रकार गौमूत्र के विषय में भी हो, आयुर्वेद के विषय में भी हो, गौ माता का विषय भी हो, तो मेरी विनती है बोलने से पहले या स्टेटमेंट कहीं पर भी हम जाहिर मंच में बोलने से पहले उसके सभी पक्षों को अभ्यास करना चाहिए।
काफ़ी संगठन है, काफ़ी संस्थान है, काफ़ी अलग अलग संस्थान है कि जिन्होंने मेहनत किया है कई साल और आधुनिकता में भी इसको प्रूफ किया है, उनको मिलना चाहिए। और उन सबको मैं धन्यवाद कहूँगा कि जिन जिन लोगों ने गाय आधारित जो भी प्रयोग किए हैं कि जिनकी वजह से आज हमें भी इतना सारा लाभ मिल रहा है। बस आखिर में वही कि गौ आधारित इस भारत का स्वास्थ्य के विषय में, कृषि के विषय में, आर्थिक विषय में पुनर्निर्माण हो सकता है। भारत हजारों साल गौ आधारित था, इसीलिए श्रेष्ठ रहा था, कृषि के ऊपर था। कॉटन एक्सपोर्ट होता था, घी एक्सपोर्ट होता था, मरी मसाले एक्सपोर्ट होते थे गाय आधारित कृषि से। 33% इकोनॉमी रही कई साल, है ना। तो गाय आधारित वापस हम नए खड़े से हो सकते हैं। और गाय आधारित ये सारी चीज जो मैंने बोली उस विषय में किसी को भी समझना है तो बिल्कुल हृदयपूर्वक स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम, वंदे गौ मातरम।